नमस्कार दोस्तों, मैं रवि चौहान आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं 10th क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैटिस्टिक्स, जो नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और एक बात और सुनिए, ये अकेला टॉपिक है जो IIT मेंस तक पूछा जाएगा। तो आज के थॉट के साथ हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, थॉट को ध्यान से सुनना है। आप सभी इंक्लूडेड मी, आप सभी उन्हीं दीवारों के बीच में स्थित हैं, उन्हीं दीवारों से घिरे हुए हैं जो दीवारें आपने स्वयं विकसित की हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जहां कहीं भी हैं उसके जिम्मेदार स्वयं हैं। जो हमने दीवारें क्रिएट की हैं, जिनमें हम फंसे हुए हैं, या फिर मैं कहूं जिनमें हम बहुत अच्छी तरीके से रह भी रहे हैं, वो सारी दीवारें हमने स्वयं ही विकसित की हैं। तो दोस्तों, हमें अपनी दीवारों को मजबूत करना है और ऐसी दीवारें क्रिएट करनी है, ऐसी दीवारें अपने चारों ओर बनानी है जिसमें हम समाज का और अपने आप का सारा विकास कर सकें। चलिए, इसी थॉट के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे स्टैटिस्टिक्स, और स्टैटिस्टिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्या है ये स्टैटिस्टिक्स, और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की स्टडी करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों। बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स में 10th क्लास में जो टॉपिक है उसको बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब हमें डाटा के सेंटर की स्टडी करनी है, और उसको हमने यहां डिवाइड किया हुआ है मीन, मीडियन एंड मोड में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मीन के बारे में। क्या है ये मीन, उसको समझेंगे। तो हम लोग देखते हैं स्टैटिस्टिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें आज हम लोग देख रहे हैं मीन। तो मीन होता क्या है दोस्तों, ध्यान से समझना। मीन की डेफिनेशन जो मैं बताने जा रहा हूं, ये बेसिक डेफिनेशन है, और यही इकलौती एकमात्र डेफिनेशन है जो हमें समझनी चाहिए। क्या होता है मीन, तो ध्यान से सुनो। मीन को ही कहते हैं एवरेज, और एवरेज 10th क्लास का टॉपिक है। क्या एवरेज तो हम लोग 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, यस और नो। 8th क्लास में जो हमने एवरेज देखा था, अब एवरेज वहां क्या था कि सारे डाटा का सम अपॉन देयर नंबर। तो मीन की डेफिनेशन भी वही है। मीन्स मैं आपसे कहूं कि मीन क्या है, व्हाट इज द मीन, तो मीन को डिफाइन करने के लिए मैं लिख रहा हूं मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। मीन्स सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनका सम, वो हम कर लेंगे, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बेटा, ये जो डेफिनेशन है जो मैं लिख रहा हूं, वो ध्यान से समझना कि ये डेफिनेशन मीन की एकमात्र डेफिनेशन है। आपको बस यही समझना है कि हमें ऑब्जर्वेशन देखने हैं, उनका सम करना है, और कितने ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर देना है। अब बात करते हैं कि मीन के लिए कैटेगराइज कर दिया गया है। कैसे? डायरेक्ट मेथड, फिर अज्यूम्ड मीन मेथड, देन शॉर्टकट मेथड। तो यदि मैं सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम लोगों को डायरेक्ट मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड तो समझना चाहिए। तो क्या होता है ये डायरेक्ट मेथड? तो उससे पहले मैं आपको कहूं कि मुझे ऑब्जर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग मीन के फॉर्मूले क्रिएट करने हैं। अब ऑब्जर्वेशन कैसे कैसे हो सकते हैं, एक तो बात करते हैं इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले मैं लेता हूं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस में क्या होगा, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, इनको समझेंगे और ध्यान से इसको आप नोट भी कर सकते हो। क्या होता है भाई इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में? जैसे सपोज मैंने आपसे कहा कि मुझे ऑब्जर्वेशन गिवन है 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो मैं ऑब्जर्वेशन को यहां पर क्या लिखता हूं, एक्स आई। एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जर्वेशन को, और आई का मीनिंग क्या है? जैसे हम लोग देखते थे सीरीज में A1, A2, A3, तो ये क्या होते थे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। ऐसे ही मैं ये कहूं तो मेरा जो पहला ऑब्जर्वेशन है उसकी वैल्यू हो गई 1, दूसरे ऑब्जर्वेशन की वैल्यू हो गई 2, तीसरे ऑब्जर्वेशन की वैल्यू 3, और फोर्थ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू
4 एंड फिफ्थ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू 5 हो गई। अच्छा, मैंने ऑब्जर्वेशन एकदम सिंपल लिए हैं जिससे कि हम लोग मीन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ सकें, है ना। ऑब्जर्वेशन तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हो। अच्छा, बात आती है कि ये 5 ऑब्जर्वेशन है जिसको मैंने x1 x2 x3 x4 और x5 बोला है। अब कोई पूछे मुझे मीन निकालना है इंडिविजुअल नंबर्स का, इंडिविजुअल डाटा का, तो मुझे क्या करना है, मुझे इनका सम करना है। और ये नंबर कितने हैं, तो मैंने 1 2 3 4 5 लिए हैं, तो 5 ही नंबर। तो मीन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर एक इंडिविजुअल जो डाटा है उसके लिए फॉर्मूला क्या लिख देते हैं, एक तो मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, पहली बात। तो ऊपर क्या आएगा, सम ऑफ द डाटा आ जाएगा। तो सम ऑफ द डाटा को मैं लिख रहा हूं सिग्मा एक्स आई। अब बेटा समझना, एक तो सिग्मा का मीनिंग क्या है, सिग्मा का मीनिंग है सम, और आई यहां पर वेरिएबल है, आई की वैल्यू 1 से लेके जितने भी ऑब्जर्वेशन है, जैसे यहां 5 है तो 5 तक जाएगी, मतलब कुछ नहीं, मुझे पहला ऑब्जर्वेशन प्लस दूसरा ऑब्जर्वेशन प्लस तीसरा प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 5 ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड करना, वो ये कहलाता है। अच्छा, मैथ्स में ऐसा तो होता नहीं है कि बार बार हम जो लंबी लंबी लैंग्वेजेस हैं वो लिखें, तो सिंबल यूज कर लिया गया है। तो बच्चों इस सम को देख के परेशान नहीं होना, ये नहीं कहना कि भाई ये कैसा साइन आ गया है। मैं ये भी कह सकता था कि यहां पर सबको ऐड कर दो आप, मैं लिख देता सम ऑफ ऑल 5 ऑब्जर्वेशन। उसी को मैथमेटिक्स में लिखने का तरीका है, तो डरना नहीं है इससे। मींस यहां पर मैं लिखूंगा सिग्मा एक्स आई, और सिग्मा एक्स आई लिखते ही ये बात अंडरस्टूड है कि जितने भी ऑब्जर्वेशन है आई इक्वल टू 1 से लेके एन तक जितने भी ऑब्जर्वेशन आएंगे उन सबका सम करना है, और अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो फिलहाल मैंने फॉर्मूले के लिए मान लिए x, मतलब n मान लिए यहां पर फॉर्मूले के लिए कि भाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की काउंटिंग कितनी है, n। तो मुझे क्या करना है, सारे डाटा का सम करना है और नीचे n लगा देना है। ये जो फॉर्मूला है ना, यही एकमात्र बेसिक फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अरे एवरेज इसी को तो कहते थे, यहां पर इसका नाम मीन कर दिया है। तो इस केस में मुझे जो x1 की वैल्यू कितनी है, वो 1 है, यहाँ 2 + 3 + 4 + 5। और बेटा ये हम लोग 10th क्लास में यदि एपी की स्टडी करें तो समझ में आ जाएगा कि ये तो नेचुरल नंबर का सम है और ये सीरीज एपी है, तो इसका आंसर n/2 और n+1 यानी ये हो जाएगा 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सम 15 आ जाएगा। आप ऐड करके भी देख लो भाई, 15 ही आ जाएगा ये, यस और नो। 5 5 10 और 5 15। और तो इस क्वेश्चन को जो मैंने यहां आपको क्वेश्चन समझाने के लिए दिया है उसमें मीन का आंसर आ जाएगा 15/5 = 3। मींस ये जो डाटा अपने पास थे 1 2 3 4 5, इसके बीच में कौन सा डाटा है, तो इसके बीच में ऑब्वियसली 3 है, दिखाई भी दे रहा है। तो बस यही तो मीन की डेफिनेशन है, मीन डाटा के बीच का डाटा उठा के आपको बता देगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मीन पॉइंट में आ गया। इसी केस में जैसे मान लो मैं 6 ऑब्जर्वेशन ले लेता, तो मीन सपोज आ जाता 6 ऑब्जर्वेशन लेता और 3.5 आ जाता, तो इसका मतलब है वो जो मीन निकल रहा है वो इन सारे डाटा के बीच की वैल्यू बता देगा। और तुम ध्यान से देखो भी तो लगभग 3.5 बीच में ही आ जाएगा, यस और नो। तो वो मैं यहां सॉल्व भी कर सकता हूं। तो बच्चों को एक बात ऐसी भी नहीं समझ में आ जानी चाहिए कि मीन हमेशा डाटा में मिल जाएगा, बीच में कोई एलिमेंट है वो उसमें प्रेजेंट है या नहीं है ये मैटर नहीं करता है। तो मीन क्या होगा, एवरेज, बीच की क्वांटिटी बतानी है। बात समझ में आ रही है। तो यदि बेसिक डेफिनेशन को दिमाग में रखें तो इंडिविजुअल डाटा के लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला हो गया कि सम ऑफ द डाटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डाटा, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि हमें हमेशा इंडिविजुअल नंबर नहीं मिलेंगे। इंडिविजुअल का मीनिंग क्या हुआ, एक एक नंबर दिया है काउंटिंग वाइज, तो फिर क्या होगा, अब हमें इंडिविजुअल नंबर नहीं मिलेंगे तो हमें नंबर्स रिपीट करते हुए मिलेंगे, और उसी को क्या बोलते हैं बेटा, नंबर की फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी बार वो आ रहे हैं, है ना। तो जैसे सपोज मैंने डाटा को तो यहां xi लिख दिया, यानी इस केस को मैं सेकंड केस मान के यहां सॉल्व कर रहा हूं कि जब फ्रीक्वेंसी गिवन हो,
तो यहां हेडिंग लिख सकते हैं व्हेन फ्रीक्वेंसी इज गिवन। मैं लिख देता हूं पहले, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज गिवन। जब भी आपको क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी जाए तो फिर कैसे प्रोसीड करेंगे, इसकी स्टडी कर रहे हैं। सपोज मुझे फ्रीक्वेंसी दे दी गई, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन मैं ले लेता हूं। ऑब्जर्वेशन मैंने वही ले लिए 1 2 3 4 एंड 5। सपोज मैंने यही ले लिए, ठीक है। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी इनकी मैं मान लूं कि ये जो डाटा है फ्रीक्वेंसी वाइज ये आ रहा है 1 आ रहा है 1 टाइम्स, 2 आ रहा है 2 टाइम्स, 3 आ रहा है 3 टाइम्स, 4 आ रहा है 4 टाइम्स, 5 आ रहा है 5 टाइम्स। अब मेरे बच्चों ध्यान से समझना, क्या कि मुझे इन सारे डाटा को ऐड करना है। अच्छा, तो मुझे क्या ऐड करना है? मुझे ऐड करना है, जैसे मैं यहां लिख के बता रहा हूं क्या ऐड करना है। 1 को करना है मुझे 1 टाइम्स, ठीक है। फिर मुझे 2 को करना है 2 टाइम्स। फिर मुझे 3 को करना है 3 टाइम्स, और इन सबको ऐड करना है सबको, यानी इंडिविजुअल ऐड होंगे ये। ऐसे 4 को करना है मुझे 4 टाइम्स, 1 2 3 4, और फिर मुझे 5 को करना है 5 टाइम्स, 1 2 3 4 एंड 5। और ये जो समेशन है वो मुझे बताना है कितना आ रहा है। यदि मुझसे कोई कहे कि मेरा जो डाटा है वो इतना है, तो इसका मतलब है ये डाटा है कितना। तो भाई साहब ये डाटा इतना लिखा हुआ है, काउंट कर लो आप कितना है, ये कितने नंबर आ जाएंगे ये। तो ये नंबर कितने हो जाएंगे, 15 नंबर्स हैं। मींस ये डाटा 15 है, तो 15 डाटा को ऐड करना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 5 15, यही मैंने लिखा हुआ है। इन सबको ऐड कर देते हैं। अब बात आती है ना, जब इसी को ऐसे ही ऐड करना था तो इंडिविजुअल केस बढ़िया था, फिर ये फ्रीक्वेंसी लिखने की जरूरत क्या पड़ गई। तो बेटा आप समझना मैथमेटिक्स का स्मार्ट तरीका। जैसे मैं आपको कहूं कि 2 को 2 टाइम्स ऐड करना है, तो भाई 2 + 2 = 4 हो जाएगा। यस और नो? मेरी बात समझना ध्यान से। तो वो काम जो ऐड करने पर आ रहा है वो तो मल्टीप्लिकेशन पे भी आ जाएगा। 2 × 2 कितना होगा, 4। 2 2s are 4। बच्चों हम लोगों ने जो टेबल याद की हुई थी जिसमें हम कहते थे 2 2 जा 4, वो कहीं जाता नहीं था भाई 2, है ना। 3 2 जा 6। तो जो ये काम कर रखा है ना, अब इसको थोड़ा सा प्यूरिफाइड कर लें। वो बेसिकली होता क्या है, 2 2s are 4 मीन्स 2 2s वो मिलके क्या बनेंगे 4, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन इज द रिपीटेड एडिशन। बात समझना मेरी ध्यान से। तो 2 2s are 4 था, वो 2 2 जा नहीं, जैसे कबूतर जा होता है ऐसा नहीं है। लेकिन अब क्या करें, सिस्टम यही चल रहा है। तो हमने भी वही पढ़ा हुआ भाई साहब, 2 2 जा। बहुत दिनों के बाद समझ में आया ये तो कहीं जा ही नहीं रहा है, रुका हुआ है। तो फिर पढ़ते पढ़ते समझ में आया कि बच्चों को जब समझाना होगा ना तो 2 2s are जरूर समझाना है। तो बस यही बात है। तो अब बात आती है कि सर इतना, अभी तो मैंने एग्जाम्पल लिया है आपको समझाने के लिए छोटा सा, अब डाटा तो छोटे नहीं मिलेंगे और फिर हमें समझना भी है कि कर क्या रहे हैं हम ये। तो यहां पर एक टेबल बनती है FI × XI। बेसिकली ये FI × XI की टेबल क्यों बन रही है, जिससे ऐड करने में इजीनेस आ जाए बस, क्योंकि वो इसी काम को ऐड करवा रहा है। देखना 1 × 1 1 कर देगा तो ये वाला पार्ट खत्म हो गया। 2 × 2 इसने 4 कर दिया तो भाई साहब ये दोनों ऐड हो गए, 4 हो गया। 3 × 3 हो गया 9, तो ये तीनों ऐड हो गए ना भाई साहब, 3 3 जा 9, 3 3s are 9, 4 4 are 16 एंड 5 5s are 25। तो बात इतनी सी है। अब इसको ऐड करो या फिर इसको ऐड कर लो। तो बेटा यदि आपकी समझ में ये वाली बात आ गई ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मीन की बेसिक डेफिनेशन तो चेंज ही नहीं हो रही। बेसिक डेफिनेशन तो वही है, सम ऑफ द डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। अब नंबर ऑफ डाटा की बात करूंगा तो मुझे इतने ऐड करने पड़ेंगे जो फ्रीक्वेंसी है यहां पर, है ना। तो ये कितने आ जाएंगे 15, और इसको ऐड कर लो आप तो ये आ जाएगा 55, 25 एंड 25 50 + 5 55। यस और नो? तो यहां पर अब वो क्या कहेंगे कि फॉर्मूला जो मीन का है वो चेंज हो गया। बेसिकली कुछ भी चेंज नहीं हुआ, उसको लिखने का तरीका चेंज हो गया। तो यहां लिख देंगे सिग्मा। सिग्मा किसका किया है हमने, इसका किया है, वही तो यह है। तो उसको लिखेंगे सिग्मा FI
इंटू एक्स आई। बेसिकली बेटा एक्चुअली इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी 1, ये क्या फ्रीक्वेंसी 2, तो F1 और X1 इंटू हो रहे हैं तो उसको बोल दिया एफ आई एक्स आई। मैंने बताया था अभी कि आई तो रिप्रेजेंट कर रहा है और आई की वैल्यू 1 से लेके जहां तक जानी है, अपने इस केस में 5 तक जानी है। और नीचे क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, वो क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई। तो ऊपर वाला समेशन कितना आ गया था बेटा 55 और नीचे कितना आ गया 15। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 से कैंसिल हो जाएगा तो 11/3 और पॉइंट में सिंप्लीफाई करके आंसर बता सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो बात ये समझ में आ रही है कि हम लोग मीन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। तो मीन अभी तक तो कुछ है ही नहीं, और वास्तव में मीन है यही, जो मीन की फंडामेंटल डेफिनेशन है वो तो यही है जो हम यहां पढ़ रहे हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। व्हेन फ्रीक्वेंसी इज गिवन, और डाटा अभी भी कैसा है, इस फॉर्मेट में ही है, मींस डाटा 1 2 3 4 5 के फॉर्मेट में है। अभी ये ग्रुप्ड नहीं है डाटा एक्चुअली। अब बात मैं करूं कि ये क्या मतलब है ग्रुप डाटा का, तो अभी क्लास इंटरवल फॉर्म में डाटा मिल जाएगा, तो उसको और सीख लेते हैं। अच्छा, तो सर ये तो बात समझ में आ गई कि फ्रीक्वेंसी गिवन होगा तो ये कर लेंगे हम लोग। तो दो चीजें हो गई, एक तो इंडिविजुअल डाटा और फ्रीक्वेंसी दी जाए तो ये कर लेंगे। अच्छा, अब हम लोग आगे चलने से पहले मैं इस बात को क्लियर कर देता हूं कि जब क्लास इंटरवल देते हैं तो हमें बस क्या सीखना होता है। जैसे सपोज किसी क्वेश्चन में आया क्लास इंटरवल, तो क्लास इंटरवल का मीनिंग क्या है और इससे हमें क्या समझना है। क्वेश्चन में क्लास इंटरवल दिया जाएगा और फ्रीक्वेंसी दी जाएगी, मान लो ये दी जाएगी, ये क्वेश्चन में गिवन होगा क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, और कहेंगे मीन फाइंड करो। जैसे मैं एक केस ले लेता हूं 0 to 10, यहां पे 10 to 20, फिर 20 to 30 सपोज, और 30 to 40, नेक्स्ट ले लिया मैंने 40 to 50। एक एग्जांपल ले लिया समझने के लिए, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी भी ले लेते हैं, फ्रीक्वेंसी 1 2 1 3 और 2। अब थोड़ी फ्रीक्वेंसी मैंने चेंज कर दी, इस तरीके से ले ली, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द मीन, इसका मीन फाइंड करना है। ठीक है भाई, इसका मीन फाइंड कर लेंगे। तो इसमें करना क्या है, तो याद करो 9th क्लास के कॉन्सेप्ट को, जिसमें हम बोलते थे क्या, क्लास मार्क। जो क्लास मार्क है ना वो भी यहां से याद रह जाएगा, बाई चांस कहीं मिले तो क्लास मार्क को हम भूलेंगे नहीं। तो क्लास मार्क क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। मैं यहां लिख देता हूं लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, तो लोअर लिमिट भी सीख जाएंगे, प्लस अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, तो अपर लिमिट भी आ जाएगी, और डिवाइड बाई 2। उससे जो निकलेगा वो क्लास मार्क है, और यही क्लास मार्क रिप्रेजेंट करेगा इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस को, जिसको मैं एक्सआई बोलता हूं। तो हम लोग इसके बाद कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन में एक नई टेबल बनानी है जिसमें एक्सआई लिखेंगे। ठीक है, अब एक्सआई में क्या लिखेंगे भाई, एक्सआई में 0 + 10/2 तो 5 आ जाएगा, यहां पे 10 + 20/2 तो 30/2 15 आ जाएगा, और अब आप समझदार हो, यहां पे 25 आ जाएगा, यहां पर 35 आ जाएगा, और यहां पर 45 आ जाएगा। बेटा इतना करते ही जो क्लास इंटर वाला कॉन्सेप्ट था जिसमें क्लास इंटरवल दिए जाएंगे वो क्लियर हो गया। क्यों, क्योंकि मेरे पास एक्सआई आ गया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, इन सब डाटा को बेसिक जो फॉर्मूला है उसमें रख देना है, और बेसिक फॉर्मूला क्या कहता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वहां रखते ही इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो अब कैलकुलेशन वाइज में क्या करूंगा, मुझे एक टेबल और क्रिएट करनी पड़ेगी। कौन सी, एफ आई इंटू एक्स आई की टेबल, ये मैंने बना ली सपोज यहां पर, और ये इंडिविजुअल यहां पर मैं इंटू करता जा रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा 5, और सेकंड में कितना हो जाएगा 30। देखते रहना भाई, यहां कितना हो जाएगा 25, और यहां कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 105, और यहां कितना हो जाएगा 90। 35 3 जा 105, सही है ना। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इसको ऐड कर देना है, ऐड कर देना है, फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देना है, डिवाइड कर देंगे तो इसका मीन आ जाएगा। तो यहां पर मैं, और ये फॉर्मूला हम लोग ध्यान से समझ लेंगे, याद रहेगा ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, और जो क्लास मार्क है वो हम लोग यहां से कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। अब इसको मैं ऐड कर लेता हूं एक बार, तो ऐड कर लिया तो ये कितना हो गया, ये हो गया 110, 10 हो गया। अब 10 के बाद 30 ऐड कर दो 140,
और 140 में 90 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 230, और उसमें कितना ऐड करना है 25, तो 230 में 255 हो जाएगा। देख लो आप जरा एक बार, तो 5 आ जाएगा, बस ठीक है। ये 255 अपॉन में ऑब्जर्वेशन कितने हैं 3 और 3 6 7 8 9 से डिवाइड कर देंगे, तो ये अपने पास मीन की वैल्यू आ गई। तो कितनी आ गई है, ये 9 2 18 हो गया, बचे कितने 18, तो 2 इधर और 5 उधर, कितने बचे भाई 75, ठीक है 75 हो गया। फिर 9 8 जा 72, बचे कितने 3, 9 3 जा 27, तो 28.3 इस डाटा का जो मीन है बीच में वो आ जाएगा, और लग भी रहा है लगभग यहीं पर बीच में बनेगा, क्योंकि आधे ऑब्जर्वेशन कुछ इधर हो रहे हैं और आधे ही ऑब्जर्वेशन इधर हो रहे हैं, और डाटा ये इस तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अल्टीमेटली मुझे जो सिखाना था वो सुनो, इसमें एक चीज ही सीखनी थी कि जब इंटरवल दिया जाए तो मुझे एक्सआई कैसे निकालना है, उसको क्या बोलेंगे क्लास मार्क। तो देखो ये बात क्लियर होने के बाद मीन के कॉन्सेप्ट को जरा रिकॉल करते हैं। कुछ नहीं करना है हमें, जो भी नंबर दिए जाएं ऑब्जर्वेशंस उनका सम करना है, उसके नंबर को डिवाइड करना है। अच्छा, अब सर ये तो हो गए डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम लोगों ने ये वाली बात कर ली। अब क्या है शॉर्टकट मेथड, और उसी मेथड को हम क्या कहते हैं, शॉर्टकट मेथड कोई दूसरा नाम क्या है एज्यूम्ड मीन मेथड। ये भाई क्या है शॉर्टकट मेथड। तो क्या शॉर्टकट लगाएंगे, हालांकि लाइफ में कोई, तो जैसा इस नाम से लग रहा है कि मुझे कुछ एज्यूम करना है, जिसको बोलूंगा मैं एज्यूम्ड मीन मेथड। अब बात आती है क्या ये कोई स्पेशल मेथड है, इसके लिए कुछ स्पेशल काम करना है, तो हम लोग उसी एग्जाम्पल को, जो एग्जाम्पल बेसिक मैंने लिया था उसी को लेते हैं। देखना मैंने कहा था कि एक्सआई मींस ऑब्जर्वेशन जो है, सपोज वो 1 2 3 4 एंड 5 ही हैं, फिलहाल के लिए मान लिया यही ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मुझे तो इसका मीन भी याद है, अभी जस्ट तो पढ़ा ही है, मीन कितना है 3। अच्छा, तो भाई मैंने एक काम किया, मैंने एक मीन इसका मान लिया अपनी तरफ से, जिसको बोलते हैं अज्यूम्ड मीन। तो उसमें इसके कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं कि एक टेबल बनती है जिसको बोलते हैं एक्सआई मींस जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनमें से माइनस कर देंगे उस अज्यूम्ड मीन को जो माना गया है। तो मैंने अज्यूम्ड मीन मान लिया कितना, सपोज मैंने 4 मान लिया, हालांकि रूल्स तो ये कहता है कि अज्यूम्ड मीन बीच वाला मानना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं इसलिए मैंने 4 ले लिया है, क्योंकि 3 तो मुझे पता ही है, आंसर ही 3 आ जाएगा। अब करेंगे क्या हम लोग, ऑब्जर्वेशन माइनस उस मीन को करेंगे, अज्यूम्ड मीन जो मैंने माना है। तो 2 - 4 3 - 4 4 - 4 और 5 - 4। यदि इसको सिंप्लीफाई करके देखें तो ये -3 -2 -1 0 एंड 1 आ गया, यस और नो। तो देखो बच्चों फॉर्मूला जो बना दिया जाता है ना, वो ये कहते हैं कि मीन इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन जो माना है प्लस जो भी आपके पास बचा हुआ है, अब मींस इसको डी बोल देते हैं, इसको एक्स आई माइनस ए को, तो यहां लिखते हैं सिग्मा एफ आई डी आई, और अपॉन में जो सम है सिग्मा एफ आई वो आ जाएगा। और ये फॉर्मूला मीन का एक क्रिएट कर दिया कि भाई अज्यूम्ड मीन मेथड लगेगा तो इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो तुम्हें लगता है क्या कुछ अलग फॉर्मूला है? कुछ भी नहीं है। तुमने जो मीन माना है, जिसको तुम बोल रहे हो अज्यूम्ड मीन, उसके बाद डाटा ने जितना भी वेरिएशन दिखाया उसका मीन और ले लेंगे और दोनों को कर देंगे ऐड, तो मीन तुम्हारा वहीं पहुंच जाएगा जो था। देखो अब मैं इसका मीन निकालूंगा, डाटा तो इंडिविजुअली है तो इसको ऐड कर दूंगा, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये आ गया -5। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो मीन का आंसर आएगा वो क्या आएगा, एज्यूम्ड मीन मेरा 4 है, मैं प्लस लगाऊंगा, -5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5। तो बेटा ध्यान से देखो ये 4 प्लस ऑफ -1 योर आंसर इज 3, और थोड़ी देर पहले यही आंसर मिला था। तो अच्छा मुझे देख के बताओ क्या ऐसा लग रहा है क्या ये कुछ स्पेशल मेथड है? हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट इज नॉट ए स्पेशल मेथड, ये वही है। हाँ, इसको शॉर्टकट क्यों बोल दिया, क्योंकि जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन थोड़े बड़े बड़े होते, बड़े बड़े किस सेंस में मैं कह रहा हूं, ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। बड़े बड़े ऑब्जर्वेशन कैसे, सपोज मैं ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं 151,
152, 153, 154, 155। अब जैसे मैंने ये ले लिए तो इनको मैंने XI बोल दिया। अब इनकी फ्रीक्वेंसी नहीं ले रहा हूं क्योंकि फ्रीक्वेंसी लेने पर तो और अच्छा ये सेटअप बन जाएगा। फ्रीक्वेंसी ले ही लेते हैं, चलो ले ली फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी भी ले ली मैंने इनकी 1 2 3 4 2, थोड़ा सही कर दिया। तो समेशन देख लेते हैं, 3 3 6, 6 + 4 10 और 10 + 2 12 हो जा रहा है। ठीक है, 12 से देख लेंगे डिवाइड करके क्या हो रहा है। ठीक है, चलो अब बात आती है इनके इंटू करना। अब इंटू करना इतना टफ तो है नहीं, लेकिन फिर भी टफ है। तो शॉर्टकट मेथड क्या बोलेगा कि नहीं भाई साहब, अब आपको निकालना है DI, और DI को बोलेंगे XI - A। अब तुम्हें इसमें से अज्यूम्ड मीन मानना है, तो समझदारी तो यही कर रही, बीच वाला नंबर मान लो। हालांकि ये बीच में है या नहीं वो तो अलग बात है, मान लेते हैं इसको। ठीक है, अब फिर मैं निकालूंगा 151 - 153। कम से कम ये कैलकुलेशन तो इजी हो रही है ना, ये -2 हो गया। यहां पे 152 - 153, ये -1 आ गया। यहां पे 153 - 153, ये तो 0 हो गया। फिर 154 - 153, ये 1 हो गया। फिर 155 - 153, ये 2 आ गया। तो वो DI आ गया। लेकिन पिछले केस में फ्रीक्वेंसी नहीं ली थी, या फ्रीक्वेंसी भी है, तो DI कितनी बार आ रहा है भाई? तो हम निकालेंगे FI/DI। ये टेबल नई एक बन जाएगी FI/DI की, बहुत बड़ा काम नहीं है, FI/DI की टेबल बना देंगे। तो ठीक है, FI/DI की। अब इंटू करते हैं, -2, यहां पर भी -2, यहां पर 0, यहां पर 4 और यहां पर 4। यस और नो? तो ये ऐड करना भी आसान है, ये तो कैंसिल ही आउट हो गया भाई, ये तो 4 आ गया। बढ़िया है। तो बस फॉर्मूला अपना क्या कहेगा कि सबसे पहले एज्यूम्ड मीन रखो, आप रख दिया, फिर आप प्लस लगाओ सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI कर लो। ठीक है, मींस जो तुमने एज्यूम्ड मीन माना था वो था 153। अब उसमें जितना चेंज आ रहा है ना वो ज्यादा बड़ा चेंज नहीं है, वो सिर्फ चेंज है। अब ये डाटा कितना हो गया था, 3 3 6 6 4 10 12 हुआ था अभी 12। तो बेटा कुछ नहीं करना है, 153 प्लस 1/3, और 1/3 को यहाँ पे अब एलसीएम लेके सिंप्लीफाई मत करने लग जाना, यहीं लिख देना कि 153 प्लस 0.3333। यस और नो? देन योर आंसर इज 153.33। दिस इज योर आंसर। मीन्स अपने डाटा का जो सेंट्रल पॉइंट है वो 153 से थोड़ा सा आगे है। और बेटा तुम किसी भी कैलकुलेशन से करके देख लेना, आंसर आपका यहीं पहुंचेगा। तो ये था शॉर्टकट। अब इसको बोल लो आप शॉर्टकट, ये भी वही है जो मेन मेथड है। तो सीबीएसई ने इसीलिए तो पता है बच्चे से ये चाह रहा है कि आपको मीन निकालना आता है ना, एवरेज समझ में आता है, तो ये मेथड देख लो एक बार। और फंडामेंटल मेथड याद रखना कि सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसको आप कहते हो मीन है ये। ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होगा, DI भी बड़े बड़े होंगे, है ना, तो DI को और छोटा कर देंगे, तो इसका जो थर्ड शॉर्टकट मेथड है ना, वो भी निकल के आ जाएगा उसमें। इस बात को हम समझ लेंगे तो उसको भी चलो देख ही लेते हैं। हालांकि सीबीएसई के अकॉर्डिंग उसको सिलेबस में नहीं रखा हुआ है, यहां तो अपने DI छोटे छोटे हैं। कभी केस कैसा होगा, DI में सपोज यहां पे 20, यहां 10, यहां 10 और यहां 20 आ रहा है, ऐसा मुझे कुछ इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा कि आ जाएगा, एक एक जीरो बढ़ानी पड़ेगी, वो चलाएगा ऐसा करके। यदि यहां पर 151 की जगह 1510 कर दूं मैं, तो यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, क्योंकि यहां 0 0 सब में इंक्रीज कर दूंगा। डाटा बड़ा कर दो, डाटा को बड़ा कर दोगे तो वो वाला फॉर्मूला यूज होगा जो कि थर्ड केस है इसका। ठीक है, तो उस केस को यदि मुझे समझना चाहे और इसी एग्जांपल में मैं मैनिपुलेट कर दूं, नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं, चलो उसको। उसको बोलेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। अब उस स्टेप डेविएशन मेथड में क्या है, मैं लिख देता हूं यहां पे, स्टेप डेविएशन मेथड। बेटा मैं
आपको बस इतना बताने जा रहा हूं कि ये तीनों मेथड अलग अलग है ही नहीं। अच्छा, ये सिलेबस में हो या ना हो, अलग ही नहीं है, तो समझने में क्या जा रहा है इसको। जैसे मान लो पिछला ही क्वेश्चन है, अब पिछले क्वेश्चन में मैं चेंज कर दूं, कैसे? सपोज मेरे जो डाटा था वो छोटा छोटा था, उसको मैं इंक्रीज कर दूंगा या फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दूंगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दोगे तो इनटू में चेंज आएगा, डाटा को थोड़ा चेंज करेंगे, है ना, जिससे कि डीआई में चेंज हो जाएगा। तो मैंने सपोज मान लिया कि डाटा ये है, यहां पर उस डाटा में इतना सा चेंज किया, और इंटरवल चेंज कर सकते हैं, थोड़ा दूर दूर भी ले सकते हैं, 1-5 ये ले लिया, चलो कंटिन्यू ले लेते हैं, ठीक है। जिससे देखो अपना काम क्या है, बेसिक इस कॉन्सेप्ट को समझना, और कॉन्सेप्ट समझने में जब बात आती है ना, तो सिर्फ बात कॉन्सेप्ट समझने की है, बाकी कुछ नहीं करना है। डिफरेंस अभी भी कितना आएगा, लेकिन यहां पर डिफरेंस तो अभी 1 2 3 आएगा, मुझे डिफरेंस बढ़ाना है, मेन काम तो डिफरेंस ही बढ़ाना है ना। तो जब मैं लूंगा यहां पे 13 तो डिफरेंस नहीं आएगा, तो थोड़ा इसको चेंज कर लेते हैं। इसमें इनको मैं हटा देता हूं। अब मुझे थोड़े डाटा को बड़ा बड़ा लेना है जिससे डिफरेंस क्रिएट हो जाए। तो मैंने यहां पे पहला डाटा लिया ये, ठीक, दूसरा डाटा लिया सपोज मैंने ये, तीसरा डाटा लिया मैंने ये, चौथा डाटा लिया मैंने 40, और फिर डाटा ले लिया मैंने 50। सपोज ये डाटा ले लिया, ठीक है, समझना। अब फ्रीक्वेंसी कुछ भी ले लो, जैसे मैंने ले ली 1 2 1 1 और 2, ये ले ली फ्रीक्वेंसी, थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी ली है बस। अब मैं कहूं कि मुझे डीआई निकालना है, तो डीआई के लिए मुझे एक्सआई माइनस एक मीन लेना पड़ेगा। अब जो मीन ले रहा हूं मैं यहां पे ए, वो मैं ये लेता हूं, सपोज जैसे ये ए की वैल्यू मैंने ले ली 1530, तो इससे होगा क्या, जो डिफरेंस है वो बड़ा हो गया, देखो -1530, ये डिफरेंस कितने का हो गया, -20 का हो गया। बस यही चाह रहा था मैं कि डिफरेंस ये इंक्रीज हो जाए। यहां पे कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, -1530, ये आ जाएगा माइनस का 10, यहां पर डिफरेंस 0 हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 10, और यहां आ जाएगा 20। देखो डिफरेंस बड़ा हो गया अपने आप ही। तो मुझे स्टेप डेविएशन मेथड में क्या करना है कि यूआई और निकालना है, और यूआई को मुझे बोलना है डीआई अपॉन जिससे भी इसमें डिवाइड कर पाओ, 10 से 4 से 5 से जिससे भी। तो यहां पे उस h को लिख देते हैं, तो इस केस में वो हो जाएगी 10, तो ui की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, यहां पे -1 0 1 और 2। अब बेटा कुछ भी नहीं करना है, fi इंटू ui, एक आगे एक लिस्ट और बनानी है fi इंटू ui की, तो वो लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो 1 इंटू -2 ये आ जाएगा -2, 2 इंटू -1 ये भी -2, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 आ गया, और 2 इंटू 2 4 आ गया। अल्टीमेटली ध्यान से देखो, fi ui की वैल्यू कैलकुलेशन मैंने ऐसी कर ली कि इसकी वैल्यू तो सिर्फ 1 आ गई भाई, और जो इंडिविजुअल डाटा है वो कितना है, वो 3 और 1 7 है, ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी 7 है, ज्यादा डाटा भी नहीं है। अब फॉर्मूले में क्या चेंज किया जाएगा, उसको लिखा जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू, एज्यूम्ड मीन तो आएगा ही आएगा, वहां पे क्या आता था सिग्मा fi di, यहां पर वो ui आ जाएगा। अब सुनो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, उसी फॉर्मूले को जिसको तुमने पहले लिखा था उसमें था fi के बाद di, यहां लिख देना ui, ठीक, अपॉन में कर देना है सिग्मा fi को करते ही है। जो तुमने डिवाइड किया है, डिवाइड किससे किया है, 10 से, बस उस h का यहां इंटू कर देते हैं भाई। तो ये एक नया फॉर्मूला कहने के लिए बन गया, है नहीं है। अब मैं कहूं कि भाई उसका इंटू करने के बाद ये कितना आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1530 प्लस यहां पे आ जाएगा 10 इंटू 1/7। तो बेटा 10/7 को सिंप्लीफाई करेंगे, वो 1 पॉइंट कुछ आएगा, इसमें ऐड कर देंगे, तो आंसर 1531 पॉइंट समथिंग जो आना है वो चला आएगा। ठीक है, अब बात समझ में ये आ जानी चाहिए कि हम लोगों के पास इस मेथड को बोलना कि ये कोई अलग मेथड है, सिलेबस में नहीं है, ये वाली बात जस्ती नहीं है, क्योंकि वास्तव में ये मेथड कोई स्पेशल मेथड ही नहीं है। यदि आप समझ जाओ ना, तो तीनों मेथड का जो बेसिक मेथड है ना बेटा, वो वही है कि सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसके लिए अलग अलग बातें बता दी गई हैं कि डाटा इंडिविजुअल है तब क्या करना है, फ्रीक्वेंसी है तब क्या करना है।
तो हम फ्रीक्वेंसी वाली कॉन्सेप्ट को भी ध्यान से समझ गए। और जब इंटरवल फॉर्म में डाटा है तो उसमें भी कुछ नहीं करना है, क्लास मार्क को उठा के वहां रख देना है, जो xi मिल जाएगा, बाकी सारी कैलकुलेशन वैसे ही चलेंगी। फिर आगे 3 मेथड, जिसमें पहला मेथड हो गया डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड कौन सा आया, एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा मेथड आया जो यहां लिखा हुआ है स्टेप डेविएशन मेथड, वो भी एकदम सिंपल मेथड है। इसी के साथ मीन का कॉन्सेप्ट अब आप कभी भूलोगे नहीं। कितने भी बड़े क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस तो करने ही पड़ेंगे बेटा, उन क्वेश्चंस को करके हम फ्रीक्वेंसी मिला लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। तो मेरा जो इस वीडियो को बनाने का एम था वो यही था कि क्या आप मीन के कॉन्सेप्ट को समझ पाए हो, समझ गए, देन इट इज वेल एंड गुड। ओके, तो नमस्कार दोस्तों, उसको ध्यान से समझ लेना है आपको, ठीक है बेटा।